गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। यस यस यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के सेशन में और मुझे बताएंगे कैसे हाल चाल है। सर, हम बिल्कुल बढ़िया है, मजे में, और नए वीक की शुरुआत हो रही है। सो हम एकदम बढ़िया ही तो है, हम एकदम मजे में ही तो है। यस, बिल्कुल बढ़िया। क्या बच्चों ने अपनी पेंडेंसीज जो है वो क्या कंप्लीट कर ली? क्या बच्चों ने अपनी पेंडेंसीज कंप्लीट कर ली है? मुझे बताएंगे फटाफट से। यस सर, बिल्कुल यस, हम बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं, हम बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं। और क्या बच्चों का संडे भी अच्छा रहा? सर देखिए, हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। ऐसा है कि हमारा संडे आपने टेस्ट लेके जो है ना थोड़ा सा खराब सा कर दिया था। हम तैयारी करते रहे पूरा दिन और फिर आपने शाम को जाके टेस्ट रखा, टेस्ट चेकिंग सेशन रखा, और फिर हमारा संडे तो इसी में निकल गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी कभार होता है। पर भला किसका हुआ, भला किसका हुआ टेस्ट देके? सर भला तो हमारा ही हुआ। तो वैष्णवी कह तो रही है सर आपके नहीं, हमें मजा आया सर, मजा आया टेस्ट में। और मुझे पता है काफी बच्चों ने टेस्ट दिया था और बहुत बच्चों के अच्छे नंबर भी आए थे। आपके पास जो है देखिए, टेस्ट जिन बच्चों ने नहीं दिया है प्लीज मेक इट श्योर बेटा, मैंने ट्रैकर के अंदर में ही लिंक भी डाला हुआ है टेस्ट का। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे, मान लीजिए अपने चैप्टर्स कंप्लीट करिए, लिंक भी डाल दिया टेस्ट का, और आपके पास सॉल्यूशन फाइल का भी डाल दिया, और साथ में आपके पास जो सॉल्यूशन आपका टेस्ट चेकिंग सेशन हुआ था, डाउट सेशन, मैंने उसका भी डाल दिया। ट्रैकर के अंदर बेटा आपको सब कुछ मिल जाएगा, ट्रैकर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे वो अपनी तरफ से देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल। सो गुड इवनिंग वंस अगेन टू एवरीवन। एंड आज हमारे पास एक अहम दिन आ रहा है कि जहां पर हम अपने पास इस चैप्टर को आज अपने पास खत्म करेंगे। सो ये चैप्टर हमारे पास क्या कर रहा है? सर ये चैप्टर हमारी आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है बेटा ये वाला चैप्टर। और कल की तारीख से हम अपने पास क्या करेंगे? नए चैप्टर का आगाज करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो आज की क्लास कब तक? आज की क्लास कब तक? सर आज की क्लास तब तक जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। सो आपके पास जो है, हम आज की आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। सर ये आप सुनहरा मौका मत सुनाया करें। आप ये कहते ही हो कि सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है, और आप क्लास टाइम पे खत्म कहाँ करते हो? फिर से आप बढ़ा दोगे 7:30 बजे। हमें पूरा विश्वास है आप पे, आप हमें जल्दी नहीं छोड़ने वाले। बेटा क्या करूं, मजबूर हूं। बट फिर भी आप बच्चों के ऊपर है कि अगर आप बच्चों ने इस चैप्टर को जल्दी खत्म करवा दिया तो हम अपने पास आज जल्दी फ्री हो जाएंगे। और मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि आप बच्चा शायद जल्दी फ्री हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम क्वेश्चन बचे, कम चीजें हैं करने वाली। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। और ये बिल्कुल नया चैप्टर होगा। इट विल बी अगेन अ न्यू एंट्री पॉइंट। सो आप लोगों के जो भी दोस्त है, जिसने भी ज्वाइन करना है, वो मेरे साथ कल से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा एंट्री पॉइंट बहुत लेट आएगा बेटा, इसके बाद दोबारा एंट्री पॉइंट बहुत लेट आएगा। सो इसकी वजह से आप बच्चे जिसने भी ज्वाइन करना है, मेक इट श्योर कि बेटा कल अपने पास जरूर ज्वाइन कर जाए। जो भी बच्चे वो कल जरूर ज्वाइन कर जाए। किसी के भी दोस्त लोग अगर उनसे पूछ रहे हैं कि वो कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो अपने पास बेटा कल जरूर ज्वाइन कर जाना, बिकॉज कल जो शुरू होगा वो आगे बेटा, और उसके आगे के टॉपिक सब कनेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है ना। सो चलिए बेटा, हम अपने पास जो है 12 जनवरी वालों का क्या होगा बेटा? कल 11 जनवरी है, मैं 11 जनवरी से शुरू कर रहा हूँ। 11 और 12 में कोई फर्क है क्या? क्या 11 जनवरी और 12 जनवरी में कोई फर्क हुआ क्या? सर कोई फर्क नहीं हुआ, एक ही तो बात है। तो आपके पास मेरे साथ स्टूडेंट्स नया एंट्री पॉइंट है बेटा, हमारे लिए कल एक नया एंट्री पॉइंट होगा। तो आप बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्रॉम 11 जनवरी, ठीक है ना। चलिए बेटा, आइए बेटा, हम अपने पास शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके तुषार बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली जो बनाई जा रही है बेटा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यूज चल रही है? क्या एक्चुअल वैल्यूज चल रही है या आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज चल रही है? सर यहाँ पे डल रही है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज, यहाँ पे डल रही है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज। और यहाँ पर में
हमने अपने पास पूरे लॉजिक और कॉन्सेप्ट से बेटा समझा था। इसके अंदर में बेटा आपके पास डिफरेंट लिस्ट भी आती है। सबसे पहले आते हैं आपके पास एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, विच इज लिस्ट ए। डेटर, बीआर, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, कॉलिंग एरियर वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। और इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू टोटल हो गई। फिर आपके पास आते हैं एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, विच इज लिस्ट नंबर बी, जिसके अंदर में अपने आप में 5 कॉलम्स बेटा बन जाते हैं। जो आपके पास क्या पर्टिकुलर्स, ईआरवी, कितना ड्यू है, कितना पैसा देना है। अगर डेफिशिएंसी है तो क्या बन जाएगा अनसिक्योर्ड, अगर सरप्लस है तो लास्ट कॉलम में आ जाएगा। आप बच्चे बार बार कहते थे कि सर कोई डेफिशिएंसी वाला करा दो, तो लास्ट टाइम में क्वेश्चन करा था जब डेफिशिएंसी भी आ गई थी। तो अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर है फॉर्मेट, यस सर बिल्कुल क्लियर है। टोटल कर देंगे और उसके बाद क्या आएगी सर, टोटल करने के बाद हमारे पास बनाई जाती है बेटा एक समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। ये ग्रॉस एसेट्स की डालेंगे टोटल वैल्यू। नॉट प्लेज वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेज वाले में बेटा ये वाली वैल्यू जो है ये वाली आ जाती है आपके पास, ठीक है ना। तो वो समरी बन जाती है। अब एटलीस्ट हमें फॉर्मेट काफी हद तक जब आपने क्वेश्चंस खुद किए होंगे तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। फिर लायबिलिटीज में आपके पास आती है बेटा ग्रॉस लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट साइड हम डालते हैं, और उसमें सबसे पहले क्या है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, कितने कवर्ड बाय सिक्योरिटी है। राइट साइड में बेटा वैल्यू नहीं आती है, लेफ्ट साइड में वैल्यू आती है आपके पास में, क्योंकि राइट साइड में वैल्यू पहले ही नेट होके गई है तो राइट में नहीं आएगा। लेफ्ट में लायबिलिटी का जितना अमाउंट आपका यूज हुआ था वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी। फिर आपके पास आते हैं डिवेंचर होल्डर्स लिस्ट डी के हिसाब से, डिवेंचर होल्डर डी फॉर डिवेंचर होल्डर से याद रख सकते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई। देन आपके पास आते हैं प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स, दैट इज लिस्ट एफ एंड लिस्ट जी। और फाइनली सब माइनस करने के बाद क्या बन गया सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर्स। एज रिगार्ड का मतलब क्या था उनको देने के बाद, ठीक है ना। लिस्ट एच, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम एक अगली स्टेटमेंट बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट, जहां पर इसको रिकंसाइल करा जाता है कि कैसे आ रहा है, ठीक है ना। और नीचे लिखते 2 पॉइंट्स, ये अबव सरप्लस डेफिशिएंसी क्या, इसमें वाइंडिंग अप का खर्चा नहीं लिया, और जो भी सरप्लस डेफिशिएंसी ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, एसेट्स कम या ज्यादा बिक सकते हैं। और साथ में अगर शेयर्स अनपेड है, जितनी कॉल उनसे मंगानी है, या अगर सारे शेयर्स फुली पेड अप है तो सारे शेयर्स फुली पेड अप आ जाएंगे। ये हमारे पास क्लियर है, यस सर ये हमारे पास क्लियर है। फिर बेटा अगली चीज क्या बनती थी सर, अगली चीज बनती थी हमारी डेफिशिएंसी अकाउंट। बेटा इसको मैंने पिछले सेशन में काफी देर लगा के आपको पहले इसका लॉजिक समझाया था कि डेफिशिएंसी अकाउंट आपको क्यों यहाँ पे टैली हो जाएगी चीज। सिंपल सी बात है, कितनी चीजों का ध्यान रखना है सर, देखो एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज है, लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज है, और एक आपके पास है बेटा जो एग्जिस्टिंग पीएनएल अकाउंट है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट लॉस है। और ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिट लॉस को हम डालने की बजाय क्या करते हैं, इसकी बाइफर्केशन डाल देते हैं, इसका स्प्लिट अप डाल देते हैं। मिनिमम 3 इयर्स, जैसे मैंने बोला था बेटा मिनिमम 3 इयर्स हम इसका स्प्लिट अप डाल देंगे। अगर क्वेश्चन 4 साल 5 साल दे रहा है तो बेटा आपके पास जो है वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहां पर में इसका क्वेश्चन हम अपने पास करेंगे। मैंने तो आपको 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम कराए थे, एक क्वेश्चन आज और कराऊंगा। होमवर्क में तो एक ही क्वेश्चन था करने को, बिल्कुल सेम था जैसा क्लास में कराया था बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसा क्लास में पूरा 1 घंटा लगा के करा था हमने, ठीक है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन होमवर्क में था। अब बेटा आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी का मतलब है जो नुकसान वाली चीजें है, जो नुकसान वाली चीजें है। और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी मतलब जो फायदे वाली चीज है, ये आ गया प्रॉफिट साइड, ये आ गया एक तरीके से लॉस वाली साइड, ठीक है ना। अब अगर ओपनिंग में फायदा था तो वो सबसे पहले आ जाएगा, क्या ओपनिंग का फायदा यहां सबसे पहले आ गया, यस सर। ओपनिंग मतलब जो 4 साल 5 साल पहले ओपनिंग प्रॉफिट। अगर ओपनिंग में लॉस था तो वो यहां पे आ जाएगा बेटा नीचे, ओपनिंग अगर सॉरी ओपनिंग लॉस ऊपर, ओपनिंग प्रॉफिट नीचे, लॉस ऊपर है प्रॉफिट नीचे है, ठीक है ना। ओपनिंग लॉस ऊपर आ गया, ओपनिंग प्रॉफिट नीचे आ गया। फिर अगर कोई आपने डिविडेंड बोनस दिया था बेटा इन सालों में तो वो आ गया। नेट ट्रेडिंग लॉसेस कितने हैं वो बता दिए, अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस बता दिए। ये सारी चीजें कौन सी है,
सर ये सारी चीजें हमारी वो स्प्लिट अप वाली ही तो है, ये सारा वो ब्रेकअप ही तो डाला जा रहा है जो हमारे पास है पीएनएल का। फिर नीचे अगर कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट है या अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये भी सारा क्या ही है सर, ये वो ब्रेकअप ही तो डाला जा रहा है फायदे वाली चीजों का, ये फायदे वाली चीजों का ब्रेकअप ही तो डाला जा रहा है जो आपके पास जो है हमारा पिछले सालों का है। फिर उसके अलावा क्या है, अगर अब कोई लॉसेस आपने राइट ऑफ किए विच इज एसेट का डिक्रीज या लायबिलिटी का इंक्रीज, और अदर आइटम्स में क्या आ गया, एसेट का आपके पास फायदा इंक्रीज और लायबिलिटी का डिक्रीज। क्या ये सब करने के बाद हमारी जो यहां से सरप्लस डेफिशिएंसी आएगा वो मैच कर जाएगा? यस सर बिल्कुल मैच कर जाएगा हमारे पास में, ठीक है बेटा। अगर निधि बेटा अगर हमें क्वेश्चन 2 साल का देगा तो हम 2 का ही डाल देंगे ना, वो तो वैसे कहता है कि 3 का डाल तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में 2 का दिया 5 का दिया तो बेटा आप उतने का ही डालेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बात समझो, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, ये हमारे पास बेटा सर प्लीज क्वेश्चन 27 में सेक्रेटरी सैलरी को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसलिए लिया? यस बेटा बिल्कुल स्नेहा बेटा, सेक्रेटरी सैलरी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम सिर्फ डायरेक्टर वाले को नहीं लेते हैं, उसको आपने अनसिक्योर्ड में लेना है अगर डायरेक्टर की रेम्युनरेशन पेंडिंग है बेटा। क्लियर है बात स्नेहा बेटा? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी मुझे बताओ, ये आप जो पीएनएल अकाउंट का स्प्लिट अप डालते हो बेटा, ये पीएनएल अकाउंट का स्प्लिट अप डालने के लिए क्या आपको टिल डेट लॉस पता होना चाहिए? क्या आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होनी चाहिए? यस सर बिल्कुल दी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो आप क्या करोगे? सर अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया हमें तो हम खुद निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? सर हम खुद निकाल के कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज आपके पास है, तो हम अपने पास ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। चलिए हमने क्वेश्चन 27 लास्ट टाइम किया था, आज क्वेश्चन नंबर 28 एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए होने वाला है। चलिए बेटा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, कम टू क्वेश्चन नंबर 28, और आइए हम अपने पास शुरू करते बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 31 दिसंबर 20 को बेटा कंपल्सरी ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप बनाया गया अगेंस्ट एक्स कंपनी लिमिटेड जिसके फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको दिए हुए हैं। बुक वैल्यू दे दी और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दे दिया, तो बुक वैल्यू मतलब किताबों की वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ईआरवी दे दिया आपको। कैश इन एंड 100 रुपए 100 रुपए, क्या कभी कैश में कम बोल सकता है कि कैश जो है हमारे पास में क्या है, कह रहा है कि कैश जो पड़ा है जी 100 रुपए का पड़ा है, पर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कम है क्योंकि उसके अंदर ना खराब नोट पड़े हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो वो आपके पास सेम ही देगा, ठीक है ना। डेटर्स आपके पास 4000 के 3600 है, लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, फर्नीचर फिक्सचर दे दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दे दिया आपको, डिबेंचर्स बेटा 2 दे दिए, दोनों दे दिए, लैंड एंड बिल्डिंग वाला भी फ्लोटिंग चार्ज वाला भी, लैंड एंड बिल्डिंग वाला कहां चला जाएगा सर? लिस्ट बी में, और फ्लोटिंग चार्ज वाला कहां चला जाएगा? लिस्ट डी में, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज वाला, ठीक है ना, वो आपके पास आ जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमें पता है लिस्ट सी में आ जाएंगे, और शेयर कैपिटल आपको दे रखी है। फिर आपको क्वेश्चन कह रहा है लायबिलिटी बिल डिस्काउंटेड की 16,000 थी, बट कह रहा है एस्टिमेटेड टू रैंक एट 6,000, बाकी और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज भी है 14,000 की, एस्टिमेटेड टू रैंक एट 12। ये एस्टिमेटेड टू रैंक का मतलब क्या हुआ बेटा? एस्टिमेटेड टू रैंक का मतलब एस्टिमेटेड टू पेबल, कितनी हमारे को उम्मीद है कि हमें देना पड़ेगा जब हम सेटल करेंगे, कितनी हमें उम्मीद है। तो हमारे लिए रेलिवेंट वैल्यू बेटा ये 6,000 और 12,000 है, कितनी दे रखी है वो नहीं, कितनी उम्मीद है कि हमें देने पड़ेंगे जब सेटल करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कितने में सेटल होगी, दोनों की दोनों बेटा अनसिक्योर्ड में ही जाएगी। एक और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, वो एक्सपेक्टेड टू रैंक है 2,000, ये किस में जाएगी सर? ये जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, ये किस में जाएगी? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा जो इंफॉर्मेशन देने जा रहा है, मैं यहां से भी पढ़ नहीं रहा, मैं इसे पढ़ूंगा, डिटेल में पढ़ूंगा, सो डोंट वरी। ये आपको वो पिछले सालों का ब्रेकअप दे रहा है, 2017 से शुरू हो रहा है, 17, 18, 19 वगैरह करते हुए आपको ब्रेकअप दे रहा है, और ये लास्ट तक वही देता जा रहा है, तो इसको मैं आराम से पढ़ूंगा अपने पास आराम में डेफिशिएंसी अकाउंट के समय, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम अपने पास 2 चीजें बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट। तो पहले क्या बनाना शुरू करते हैं सर? पहले बनाना शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर हम अपने पास डेफिशिएंसी अकाउंट जब बनाएंगे तो आराम से बेटा करेंगे।
सो पहला कार्य है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 28। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हाँ जी, मेरे साथ बेटा प्रॉपरली बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यूज आनी है सर? ERV, एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यूज, ERV। सबसे पहले एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, विच इज लिस्ट ए। और इसमें कौन कौन से आ रहे हैं सर? इसमें सबसे पहले आया कैश। बेटा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वाली वैल्यूज देखनी है। कितने रुपए है सर? 100 रुपए, ठीक है ना। देन हमारे पास डेटर आ गए, कितने सर? 3600। देन हमारे पास अगली क्या चीज है सर? डेटर्स के बाद हमारे पास दे रखे हैं लैंड एंड बिल्डिंग। क्या आएगा सर? लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डिबेंचर सिक्योर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग, वो लिस्ट बी में जाएगा। फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? फर्नीचर एंड फिक्सचर। बेटा क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स कम है तो इसलिए समय कम रखना है। हमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एक लास्ट टाइम किया था, ये इस वाले से एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। सो टोटल हो गया 23,700। टोटल हो गया 23,700, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यस सर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देन हमारे पास अगली कौन से आ गए सर? एसेट स्पेसिफिकली प्लेज। विच इज लिस्ट बी। इसके अंदर में अपने आप में कितने कॉलम आ जाएंगे सर? 5 कॉलम आ जाएंगे। सो वन इज पर्टिकुलर्स, वन इज ERV कितने पैसे आएंगे, वन इज ड्यू कितना देना है, या डेफिशिएंसी होगी, या सरप्लस आएगा। सो नाम क्या आ रहा है बेटा आपके पास? नाम क्या आ रहा है सर? एसेट का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। ERV कितने पैसे आने की उम्मीद है सर? 48,000। कितने पैसे देने हैं सर? 42,000। तो 6,000 का क्या आ गया सर? सरप्लस आ गया। और ये 6,000 का सरप्लस हमारा कहां चला जाएगा सर? बाहर आ जाएगा। सो टोटल हो गया 29,700। ये अमाउंट यूज किया जाएगा, ये अमाउंट आपका यूज किया जाएगा आगे की पेमेंट्स के लिए। अब हमें क्या बनानी है सर? अब हमें बनानी है समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। सर अब तो हमें ना पूरे का पूरा चीज याद होगी अच्छे से। हाँ जी, तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, 23,700, and assets specifically pledge 48,000। सो टोटल कितना आ गया बेटा? चेक करेंगे टोटल कितना आया सर? 71,700। 71,700 बेटा टोटल हमारा आ जाएगा। प्लीज चेक कर लेंगे सारे बच्चे।
और मुझे कंफर्म कर देंगे यहां तक हमारा हो गया, यहां तक हमारा इजीली हो गया। यस सर, यहां तक हमारा इजीली हो गया। वेरी वेरी इजी। जैसे जैसे बेटा क्वेश्चंस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे चीजें आपके लिए आसान होती जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, यहां हमारे पास चीज हो जाती है। फिर इसके बाद राइट साइड जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेफ्ट साइड भी आ जाएगा। हमारे पास एक हेडिंग आ गई ग्रॉस लायबिलिटीज। हमारे पास एक हेडिंग आ गई लेफ्ट साइड में ग्रॉस लायबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले secured creditors as per list B to the extent covered by security। भाई कितने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपनी सिक्योरिटी से मीट हो गए सर? सारे के सारे, पूरे के पूरे 42,000। और राइट साइड में नहीं आता, राइट साइड में नहीं आता, ठीक है ना। पूरे के पूरे मीट हो गए, लाइबिलिटी तो थी मीट हो गई पूरी, यस। और राइट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि राइट की वैल्यू पहले ही माइनस होके है, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या आया सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट सी। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या है सर? एक तो क्वेश्चन ने जो दिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो कितने दिए थे बेटा? 4,000 के। और एक जो उसने नीचे बताया था वर्कमैन कंपनसेशन, कितनी? विच इज सर 2,000। सो टोटल हो गए 6,000। और ये माइनस हो के वैल्यू जो बची 23,700 रह जाएगी। हाँ जी, गोइंग वेरी स्लो ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज समझ आ जाए, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारे पास आगे बेटा डिबेंचर होल्डर्स। secured by floating charge। लिस्ट दी, लिस्ट दी। तो ये हमारे पास कितना अमाउंट है सर? ये हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 10,000 का। तो हमारा अमाउंट बच गया 13,700। देन कम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट की ना, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। अनसिक्योर्ड में क्या क्या है बेटा? एक तो क्वेश्चन ने जो दिए 20,000 वो है। जो नीचे आपके पास दो और दिए, नीचे आपके पास दो और कौन कौन से दिए सर? एक हमारे पास दिया है उसने 6,000 और एक 12,000, एस्टिमेटेड टू रैंक वाले, जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज है, जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, कितनी होगी सर? 38,000, 38,000। हमारे पास फाइनली निकल के आ जाएगा बेटा एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद कितनी डेफिशिएंसी है सर? 24,300, जिसे हम चेक कर सकते बेटा। ग्रॉस लाइबिलिटीज कितनी है सर? 96,000। So gross asset minus gross liabilities. Gross assets was 71,700 minus 96,000.
तो ये चेक हो जाता है, यस सर ये टैली हो जाता है। देन प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्ट एफ कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर, 3200 है, 100 ईच के हिसाब से 3,20,000। सो आपके पास फाइनली आ गया 344,300। सो दैट इज एस्टिमेटेड deficiency as regards members, and that is list H। क्या अब हमारे पास हम कंफर्टेबल हो गए हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए? यस सर बिल्कुल। हमने अब इतने क्वेश्चंस कर डाले, क्लास में आपके पास क्वेश्चंस हो गए, 5th क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आई थिंक, जहां स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे। होमवर्क में हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, एटलीस्ट जब इतनी बार क्वेश्चन कर लेते तो वी आर कंफर्टेबल, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब हमें क्या बनाना है सर? अब हमें बनाना है डेफिशिएंसी अकाउंट। पर क्या डेफिशिएंसी अकाउंट के लिए आपको टिल डेट लॉस पता है? क्या आपको टिल डेट लॉस पता है? मुझे देख के बताएंगे। बैलेंस शीट क्या क्वेश्चन ने दी है? सर बैलेंस शीट क्वेश्चन ने नहीं दी है। तो हम अपने पास क्या कर सकते हैं सर? हम अपने पास बनाएंगे पहले टीबी। टीबी टीबी इज अवर ट्रायल बैलेंस। सो हम अपने पास बनाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 20 का, ताकि हम क्या जान सके सर टिल डेट लॉस कितना है, टिल डेट लॉस कितना है। सो डेबिट एंड क्रेडिट वैल्यूज, इस क्वेश्चन में आइटम्स बेटा कंपैरेटिवली टू प्रीवियस क्वेश्चन और जो होमवर्क में दिया था कम है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है ना, तो एटलीस्ट हमारा रिवाइज हो रहा है। और हम जब खुद करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद कैश, डेबिट बैलेंस 100, डेटर्स बुक वैल्यू डालनी है कि एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस डालना है? सर बुक वैल्यू डालनी है, सर बुक वैल्यू डालनी है, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा। सर 4,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास 60,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000। देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, यस सर 20,000 क्रेडिट। देन 12% डिवेंचर्स, secured on land and building 42,000, secured by floating charge। इट इज एज गुड एज वी आर मेकिंग, एक तरीके से बेटा बैलेंस शीट ही है, बट वो हम बैलेंस शीट वर्ड नहीं लिख रहे, हम ट्रायल बैलेंस करके कर देते, ठीक है ना। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, और एक हमारी शेयर कैपिटल है 320। और कुछ नहीं आना, और कुछ नहीं आना, और साफ पता चल रहा है बेटा पीएनएल डेबिट ही आ रहा होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बहुत ज्यादा है। हाँ जी बेटा, चेक करके बताएंगे कितना आ रहा है। 3,11,900।
टोटल अगर आप बता दोगे तो अच्छा लगेगा, टोटल भी लिख देते हैं। 3,96,000। जोशित बेटा वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट बेटा। बेटा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अदर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ना, वो तो फुटनोट में दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में थोड़ी ना आ रही होगी। क्लियर है बात ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। चौरसिया बेटा ने पूछा सर अगर स्टार्टिंग में गलती हो जाती है और बाद में आपके पास उसकी गलती की वजह से चलता रहेगा। बेटा मैंने स्टेप वाइज मार्किंग कल आप लोगों को सिखाई थी टेस्ट में, जब इसका टेस्ट आएगा तो इसकी भी स्टेप वाइज मार्किंग सिखाऊंगा, हर स्टेप के मार्क्स होते बेटा। प्लीज आप बच्चों को मैंने हमेशा बोला देयर इज अ स्टेप वाइज मार्किंग इन द एग्जाम्स, और जिसका आप लोगों को कल पता चल गया होगा कल का टेस्ट देने के बाद, जिन बच्चों ने दिया था, और आगे के भी जो टेस्ट आएंगे आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हर स्टेप के अपने आप में मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब बेटा आपके पास में क्या आया, ये बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। यस सर 3,11,900 टिल डेट लॉस है। अब इसका हमें ब्रेकअप करना है बेटा। अब ब्रेकअप करने के लिए लेट अस रीड द क्वेश्चन। वो क्या बोलता है, वो कहता है क्वेश्चन में कहता है 1 जनवरी 17 को कंपनी का डेबिट बैलेंस था पीएनएल अकाउंट में 50,000 और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे अमाउंटिंग 30,000, तो टोटल में लॉस 80 हो गया। ठीक है ना। फिर आपके पास कहता है देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द शेयर प्रीमियम ऑन द सेम डेट। तो ये फायदे वाली बात होगी, हम तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस बोल देते ना, हम तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस कह देते। ठीक है ना, तो नेट में 20,000 प्लस हो गया, नेट में 20,000 प्लस हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, अगले साल बेसिकली जो पहला साल 2017 था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 120 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट 12% ऑन 52,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 एंड इनकम टैक्स 25,000। ये बेटा प्रॉफिट बिफोर दे रहा है इन चीजों के, तो हमें आफ्टर ही निकालना होगा उस साल का फाइनल प्रॉफिट कितना था। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 15% के हिसाब से इस साल में, और डिविडेंड भी आ गया। कंपनी को लॉस हुआ 145 का अगले 2 सालों में, आफ्टर ही दे रहा है, आफ्टर दे रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड प्रोविजन। ठीक है ना। और फिर आपको कह रहा है प्रॉपर अकाउंट्स इस साल के नहीं बने, तो ये बिल्कुल वैसी बात आ गई जैसे मैंने आपको बोला था बेटा, जैसे मैंने आपको चीज बोली थी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या किया है, क्वेश्चन में पिछले सालों का दे दिया, हमें उससे अपने पास ब्रेकअप की बात करनी होगी। ठीक है ना। अब यहां पर में हमने अपने पास अगला वर्किंग नोट बना लेना है, अगला वर्किंग नोट बना लेना है हम लोगों ने, वर्किंग नोट नंबर 2 विच इज पीएनएल अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में, या आप रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्ड भी यूज कर सकते हैं बेटा, बात एक ही है, टिल डेट लॉस की हम ब्रेकअप करने जा रहे हैं। नाउ इट इज स्टार्टिंग विद ओपनिंग बैलेंस, इट इज स्टार्टिंग विद ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग हमारे पास जो है कौन सी डेट को है सर, 1 जनवरी 17 को। ओपनिंग में क्या था सर, ओपनिंग में हमारे पास उसने बोला 1 लाख का फायदा था सिक्योरिटी प्रीमियम, 50 का लॉस और 30 का लॉस। सो ओपनिंग में हमें बेटा 20,000 का प्लस था एक तरीके से। फिर 2017 में क्या हुआ सर, जो प्रॉफिट दे रहा है वो कुछ चीजों से पहले दे रहा है, जो प्रॉफिट दे रहा है वो काफी चीजों से पहले दे रहा है। सही प्रॉफिट जानना है आपने, तो सही प्रॉफिट आपके पास बेसिकली वैसे जो प्रॉफिट दे रहा है 120 दे रहा है बेटा आपको, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करना है, जो कि उसने बोला डिबेंचर्स 52,000 के है, उसके ऊपर 12%, कितना बना, उससे पहले का ही दिया 6240। फिर माइनस डेप्रिसिएशन 30,000,
माइनस इनकम टैक्स, टैक्स की प्रोविजन 25,000, तो मेरा फाइनली उस साल का कितना नेट प्रॉफिट आया था बेटा? 58,760। और फिर मैंने क्या दिया? डिविडेंड, जो कि आपके पास कितने परसेंट दिया सर? डिविडेंड दिया 15%। और डिविडेंड किस पे होता है सर? डिविडेंड होता है कैपिटल के ऊपर। 3,20,000 की कैपिटल है, उसके ऊपर 15% डिविडेंड, विच इज हाउ मच? 48,000। सो फाइनली सब करने के बाद कितना बचा? 10,760। फाइनली 2017 में नेट में बचा 10,760, जो नेट पीएनएल का बैलेंस बचा, ठीक है ना। फिर उसने बोला 2018-19 में हमें जो ट्रेडिंग लॉस हुआ है कितना हुआ है? 1,45,000 का। और ये उसने मुझे बेटा वो पहले ही बोल दिया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डेप्रिसिएशन के बाद है, ये आफ्टर ही दिया है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता 2020 में क्या हुआ है, पर 2020 में जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ है, उसके बाद मेरा बैलेंस 3,11,900 नेगेटिव है। कहने का मतलब 2020 में हमें नहीं पता क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, पर उसके बाद जो भी बैलेंस बचा मेरा 3,11,900 है, ठीक है ना। काजल बेटा वो ओपनिंग बैलेंस और वो 2017 का प्रॉफिट है बेटा, अलग होगी ना बात। 20,000 की कैलकुलेशन बेटा आपके पास क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में लिखा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये आपका पीएनएल है का डेबिट है, और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। तो बेटा नेट करके तो 20,000 ही बना ना प्लस में। आपको लगता है आपने अलग अलग लिखने, अलग अलग लिखो। काजल बेटा एक चीज है, 1 जनवरी का कितना बैलेंस था, एक है 2017 में कितना कमाया। आप ऐड क्यों कर रहे हो बेटा? अलग अलग बात होगी, और हमने अभी ब्रेकअप डालना है। ब्रेकअप में भी तो ओपनिंग अलग डालेंगे ना बेटा, और ड्यूरिंग द ईयर के अलग डालेंगे। सो इस साल में जो ट्रेडिंग लॉस हुआ, बैलेंसिंग फिगर आ गई कितनी आई? 197,660। चेक करेंगे क्या यही आ रहा है सबका? 197,660 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे अपनी डेफिशिएंसी अकाउंट में, रादर देन राइटिंग दिस वैल्यू, हम ये लिखने की बजाय हम बाकी सारी चीजें लिख देंगे। यही सिखाया था ना, रादर देन राइटिंग 3,11,900 बाकी चीजें लिख देंगे। क्योंकि बात समझना बेटा, क्योंकि रट्टा थोड़ी ना, लॉजिक से समझा हुआ है। जो मेरी ये डेफिशिएंसी आ रही थी 344,300 की, मेरी ये डेफिशिएंसी थी, इसमें सबसे मेजर कारण किसका ही है? ये 3,11,900 का ही, तो आप खुद देख सकते हो। जो 344 समथिंग आ रही थी उसमें सबसे मेजर कारण यही है। और बाकी क्या होगा? एसेट्स का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज, वो बाकी चीजें हैं, वो बाकी चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल हमारे पास क्लियर है बात। और हम फाइनल चीज अब क्या बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की सर? डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सी अमाउंट काजल बेटा समझ नहीं आई? कौन सी अमाउंट कहां से आई समझ नहीं आई? कौन सी अमाउंट नहीं आई आपको समझ? बेटा 3,11,900 इतना बड़ा बड़ा ट्रायल बैलेंस बनाया, वहां से आई ना टिल डेट लॉस, आप ही ने तो निकाला अभी। मैंने कहा निकाला? आप बच्चे ही तो सॉल्व करा रहे हो मुझे। मैं तो मात्र एक आप लोगों का क्या हूं? इंटरमीडिएरी हूं। मैं तो सिर्फ आप लोग जो बताते जा रहे हो वैसे करता जा रहा हूं, मेरे को बड़ा कुछ आता है। अरे प्रेरणा बेटा, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ज्यादा है, ये लॉस है तो +20 हुआ ना बेटा, क्रेडिट ही तो हुआ, प्रीमियम ज्यादा है।
हाँ जी, सबसे पहले क्या आएंगी सर, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी का मतलब क्या है सर, नुकसान वाली चीजें, नुकसान वाली चीजें। मैं देखो बेटा आपको फिर से मैं बोलने जा रहा हूं, मैं सबसे आपके पास बेटा अपने पास जो बोलने जा रहा हूं आप लोगों को कि हम मैं डालूंगा सारी चीजें, डालूंगा सारी चीजें, बट आपको एग्जाम में इसमें सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो चीजें हमारे पास जो है, जो चीजें हमारी यहाँ पे आती है वैल्यूज, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या था, एक्सेस ऑफ, अगर ओपनिंग में लॉस है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ओवर एसेट्स, तो ये नील आ गया। फिर हमारे पास डिविडेंड एंड बोनस ड्यूरिंग द पीरियड, कितना डिविडेंड बोनस दिया बेटा हमने, हमने कितना डिविडेंड बोनस दिया सर, 48,000 का डिविडेंड बोनस दिया था ना हमने, 48,000 का दिया था, तो वो वैल्यू डल जाएगी। फिर ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग पीरियड, अब ट्रेडिंग लॉसेस बेटा दो है, एक 145 का है और एक जो 197,660 निकाला आपने अभी। सो ट्रेडिंग लॉसेस है 145 एंड 197,660, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना बना सर 342,660। फिर अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस इस क्वेश्चन में नहीं है, कल के क्वेश्चन जो पहले किया था उसमें था, आग लग गई, स्ट्राइक हो गई। और फिर मेन आगे जो अब वाले हैं, एस्टिमेटेड लॉसेस, जो आप उम्मीद कर रहे हो, तो इसमें क्या करना होता है सर, इसमें ना एक एक को कंपेयर करना होता है, इसमें एक एक को कंपेयर करते हैं। कैश में तो ऑब्वियसली है ही नहीं, कैश में तो है ही नहीं सर, डेटर्स में है एक तो नुकसान की उम्मीद 400 का, फिर आपके पास जो है लैंड एंड बिल्डिंग में है बेटा कितने का सर, 12,000 का, फर्नीचर में नहीं है, फर्नीचर में नहीं है। और सर इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज थी, जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज थी बेटा, किताबों से ऊपर की बात कर रहे आदित्य बेटा, किताबों में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड तो बेटा दिख ही रहे, उनको थोड़ी ना डालना है, वो तो किताबों में ही दिख रहे थे, उसके अलावा की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कितनी कितनी थी जो हमने अपने पास एक्सपेक्ट करी सर, एक 6,000 थी, एक 12,000 थी और एक वर्कमैन कंपनसेशन वाली 2,000 थी। सो टोटल में 20,000, टोटल में 20,000 ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज थी जो आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको ये पे करना पड़ेगा, कितना कितना अमाउंट ओवर एंड अबव, जिसे आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर में लिया बेटा, जिसे आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर में लिया, ठीक है बात ये। सो कितना हो गया सर, 32,400। टोटल कितना हो गया 423,060। हाँ बिल्कुल आदित्य बेटा, बिल्कुल सही। अब ये आ गया बेटा टोटल ए, ठीक है, टोटल ए आपके पास आ गया 423,060। अब चलते बेटा आगे, लास्ट पार्ट,
आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। सबसे पहले एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ओपनिंग का प्रॉफिट फायदा सर 20,000। ओपनिंग में प्रॉफिट था 20,000। यस सर। आप अपने पास ऐसा भी कर सकते थे कि वो 1 लाख और 80,000 को अलग अलग भी डाल सकते थे। हमने तो नेट करके ही डाल दिया ना, बात आसान है, आपके लिए तो आसान काम है। फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। तो बेटा ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना था बेटा 58,760 डालना, क्योंकि आप 48,000 को अलग से खर्चा डाल रहे हो तो ये वैल्यू डालना, तभी तो नेट इफेक्ट 10,760 का गया ना। दिस इज आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। तो 58,760 डाला। फिर अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट ऐसा कुछ है नहीं, और अदर आइटम्स वो भी कुछ है नहीं, तो हमारे पास टोटल बी आ जाएगा विच इज 78,760 एंड वी गेट द डिफरेंस। थ्री 300 ही आ रहा है बेटा, चेक करेंगे। और क्या यही हमारी डेफिशिएंसी थी जो हमने अपने पास स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाई थी? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। सिंपल सी बात है बेटा, मैंने तो आपको मैथमेटिकली चीज पूरी समझाई भी। अगर आपको मैथमेटिकली क्लियर है ना, ये वर्डिंग्स तो बेटा अलग है, बाद की बात है। आपका सिंपल सी बात है बेटा, डेफिशिएंसी के पीछे का कारण क्या है? सर ये 3,11,900 है, और बाकी एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज। अब ये 3,11,900 लिखने की बजाय हम ये सारी वैल्यूज लिख देते हैं। हमने ये डाला, यस सर, हमने ये दोनों डाले, यस सर। बस बेटा ये डालने की बजाय हम क्या करते हैं, हमने ये दोनों चीजें दिखा दी। बस यही बात है ना जोशी बेटा। देखो, रादर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट में 10,760 लिख दो सिर्फ, तो भी मैच कर जाएगा। पर हमें वो कहते हैं अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया तो उसको सेपरेटली दिखा दो। तो आप प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड अलग दिखा रहे हो और डिविडेंड अलग दिखा रहे हो, बस यही तो फर्क है। तो इफेक्टिवली तो आपने 10,760 डाला ना। अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट में बेटा मैंने बताया था, आपने किसी फिक्स एसेट को बेचा, मान लीजिए, वो चीज आपके पास आ जाएगी। बेटा ये वाला क्वेश्चन अगर डेफिशिएंसी अकाउंट आता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर तो 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है। आपने होमवर्क के क्वेश्चन में भी देखा होगा, 16 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल नविका बेटा, अगर हमें 3,11,900 नहीं दिया होता तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत थी नहीं। डेफिशिएंसी अकाउंट देख लो बेटा सारे बच्चे, और मुझे कंफर्म कर देंगे क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है हमारा। सर बल्ले बल्ले, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो है, यस बेटा आइटम आगे पीछे लिख सकते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बेटा जो आपने एक्सपेक्ट करी तो थी, अरे भाई फिर से हम वहीं पे आ गए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बेटा आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फेयर में लिखी नहीं थी क्या, कि इतनी इतनी अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल में डाली थी ना बेटा? यस सर। तो वो किताबों में तो नहीं दिख रही ना ट्रायल बैलेंस में, उसके ऊपर ही आपने ओवर एंड अबव कंसीडर करी ना स्टेटमेंट ऑफ फेयर में। यस सर। तो वो आपके पास एक नुकसान का कारण हो गया ना। यस सर। चलिए
अब बेटा मेरे साथ में अभी कुछ चीज बात नोट करेंगे। अभी आपके पास इतनी खुशी मत बनाओ, इतनी खुशी मत बनाओ, इतनी खुशी मनानी जो है गलत हो जाती है कई बार। अच्छा जी बेटा मेरे साथ कुछ केसेस अपने पास नोट करेंगे। मेरे साथ कुछ केसेस की बात करेंगे, वो अपने पास लिखेंगे। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड में कुछ बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से। तुषार बेटा बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी पहला केस, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। हमारे पास लेट से क्वेश्चन में दिए हुए है, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 80 पेड अप। और मैं आप लोगों से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करने जा रहा हूं यहाँ पे कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो यहां पर में हमें कैसे प्रेजेंट करना है बेटा। बेटा ये मेरे साथ साथ प्लीज नोट डाउन करते चलेंगे, मेरे साथ साथ ही मैं बताते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। कुछ केसेस बता रहा हूं ताकि अपने पास जो है कंफ्यूजन नहीं आए। तो बेटा हम अपने पास क्या करते हैं, हम अपने पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट जी में लिख देंगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर। और वहां कितना लिखेंगे सर, 10,000 इंटू 80, जितना पेड अप है विच इज 8 लाख। और हम जब नीचे अपने पास नोट लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद, वहां लिखते हैं नोट में कि देयर आर 10,000 शेयर्स on which call of 20 पर शेयर इज पेंडिंग। तो हम लिक्विडेटर को बताते हैं ना कि लिक्विडेटर भैया ऐसा है कि आपके 10,000 शेयर है जिन पे आप अपने पास 20 रुपए की कल को कॉल मंगा सकते हो। हम ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो बेटा जितना कॉल्ड एंड पेड अप अमाउंट है वही डालते हैं ना। यस सर, जितने हमारे शेयर्स कॉल्ड एंड पेड अप है हम उतना ही अमाउंट डालते हैं अपने पास में। ठीक है ना, ये बात हमें क्लियर है। और ये क्वेश्चंस में आई भी है, सिर्फ एक बार इसलिए कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए कभी आपको, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो ये हम अपने पास चीज मेंशन कर देते हैं ना। केस नंबर 2 में बेटा ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन ने लेट से इक्विटी शेयर कुछ इस प्रकार से दिए। अब वो कहता है 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each fully called up which is 10 lakh और माइनस कॉल्स इन एरियर लेट से 5,000। तो पेड अप कितनी है 9,95,000। तो हमें ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। और क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता, तो आप क्या करते हो सर, हम करते हैं लिस्ट ए में हम क्या डाल देते थे, हम ये मानते कॉल इन एरियर वालों से पैसे पूरे आगे, तो वहां हम लिख देते हैं 5,000। और लिस्ट जी में हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अगर पूरे आगे तो हम पूरे ही माइनस करके दिखा देंगे ना। यस सर, विच इज हाउ मच सर, पूरा 10 लाख। हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं फिर भी आपके पास अलग से इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना कि आपको कंफ्यूजन ना, ठीक है ना। और थर्ड केस है सेम एज केस 2
और हमें साथ में बोलता है कॉल्स इन एरियर, expected to realize 80%। कॉल्स इन एरियर से हमें आने की उम्मीद 80% है, वो लिख रहा है खुद 80%। होमवर्क के क्वेश्चन में जैसे 90% था मेरे ख्याल, यहाँ मैं 80 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपके पास लिख के देता है बेटा तो फिर क्या करना है, मैंने वैसे पिछली बार भी आपको समझा के भेजा था, पिछली बार भी समझा के भेजा था, पर फिर भी मैंने सोचा चलो इसके केसेस ही बना देता हूँ। मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों को केसेस बनवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ही ना रहे कल को। तो अब यहाँ पे बेटा आपको उम्मीद है, क्वेश्चन ने लिख दिया कि 5000 का 80% ही आएगा, तो अब 4000 ही लोगे भाई। और फिर बाद में लिस्ट जी में इक्विटी शेयर कैपिटल का जो माइनस करोगे, अब कितना ही करोगे, क्या पूरा कर दोगे 10 लाख? नहीं सर, अब तो हमारे पास यहाँ पे 9,99,000 ही आएगा, क्योंकि 1000 तो आए नहीं ना, विच इज 10 लाख माइनस 1000 की शॉर्टफॉल होगी, या आप बोल दीजिए 995 तो डालना ही था, 4000 और भी आ गया। भाई पहले आपने सोचे पूरे आ जाएंगे तो पूरे दे दोगे ना, अब जब आएंगे 1000 कम तो आप जब देने जाओगे तो ऑब्वियसली 999 ही दोगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए ये केसेस भी बना दिए, इसे हम बोलते क्या है, हम इसे क्या बोलते हैं प्यार से, मैं इसे अपने पास प्यार से बोलता हूं, इसे हम बोलते हैं सेवा। क्या बोलते बेटा, इसे हम बोलते हैं सेवा। और ऐसी सेवा हमारी चलती रहेगी बीच बीच में, ताकि आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कर लो नोट कर लो। इसमें बेटा आएगी नहीं आनंद, बेटा इसमें आएगी नहीं, अगर आएगी तो लॉजिकली पुट इट अंडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है ना। वापस तो करेंगे हम अपने पास, तो कॉल से एडवांस को जैसे आप दिखाते भी तो कहाँ हो, बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हो ना, तो इसलिए वो दिखा दी जाएगी अपने पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। आदित्य बेटा कोई इंपैक्ट ही नहीं है डेफिशिएंसी अकाउंट में, आप क्यों उसमें कंफ्यूजन ले रहे हैं। आपने अपने पास बैलेंस शीट में 995 दिया था, तो आप अपने यहाँ पे भी तो नेट में 995 ही डाल रहे हो, और यहाँ पे भी 995 ही तो डाल रहे हो नेट में, तो इसका डेफिशिएंसी अकाउंट में तो कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ जी, केस 1 देख लो। केस 1 में तो बेटा जो पैसे मंगाए ही नहीं है, केस 1 में तो जो पैसे मंगाए ही नहीं है, जो अब तक कॉल्ड अप ही नहीं करे, वो नीचे लिख देते हैं ना, लिक्विडेटर को बता देते हैं अरे भाई इतने शेयर से जितने और इतने रुपए की कॉल पेंडिंग है। और थर्ड केस में क्या है सर, थर्ड केस में सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन ने लिख दिया 80% आएंगे, तो बेटा अब आप थोड़ी ना 100% ले लोगे, अब आप कितने ही लोगे, 80% लोगे ना बेटा। तो आपने कितने ही लिए सर, 5000 का 80% ही लिया हमने 4000 पे, और अगर अब 4000 आएंगे तो क्या वापिस पूरे 10 लाख कर दोगे आप, तो वापस भी तो बेटा 995 तो वैसे ही करने थे, प्लस 4000 और, तो 999 हो गया। क्या ये बात सभी को क्लियर होगी है, क्या ये बात सभी को क्लियर होगी? यस सर, ये बात हम सभी को क्लियर होगी है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर, बेचारे बच्चे हमारे महान हैं, वो कहते हैं सर क्लास भी आप ही लो, बोलोगे भी आप ही पूरी क्लास में, समझाओगे भी आप ही, डाउट भी आप ही लोगे, हम बार बार पूछते रहेंगे, और अंत में पता है क्या है, अंत में पता है क्या है सर, ऐसा है गाना भी आप ही सुना दिया करो, सर मनोरंजन भी तो आप ही करोगे, और कौन सुनाएगा गाना। तो बेटा क्या मेरे चेहरे पे कुछ और लिखा है, हाँ मैं क्या हूं, टीचर हूं, तुम क्या कह रहे हो कि सर सारा कुछ आप ही करो, सारा कुछ आप ही करो, सर आज तो सुना ही दो। हाँ सर आप ही सुना दो, सर आप ही सुना, सर आप मल्टी टैलेंटेड हो, हम बेचारे बच्चे तो कुछ भी नहीं है ना।
सर हम बेचारे बच्चे ना ऐसा है कि बहुत थक जाते हैं, हम लिखते हैं ना तो थक जाते हैं। अरे भाई तुम बोलते हो क्या? तुम नहीं बोलते, तुम सिर्फ सुनते हो। चलो सर रैंक होल्डर हुआ, बस ये बात बोल बोल के तुम लोग अपनी मन मर्जी का जो मर्जी करवा लो, है ना। डीजे वाले बाबू बड़े गाना चला दो, है ना, गाना गा दो। हाँ मेरे माथे पे AIR लिखा है, मेरी बाजू पे AIR लिखा है ना। हद्दी होगी मतलब सर कुछ भी। CA वाले बाबू जरा CA बना दो। हाँ सर सुना ही दो आज, हद्दी हो गई बिल्कुल। किसी बच्चे ने सुनाना है तो वो बेटा बच्चा सुना सकता है, किसी बच्चे ने सुनाना तो वो सुना सकता है। डिमांड आ रही है तनीषा की, मैं अगली बार नोट करूंगा, ये मैं अगली बार नोट करूंगा कि आप बच्चे, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ये मेरे से कहते गाना सुनाओ गाना सुनाओ। फिर मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि तुम ही गाना सुनाओ, तुम्हें ही ज्यादा था ना। बहुत सुनने का शौक है, अब सुनाना भी। चलिए। हाँ तनीषा गई, तनीषा कहते हैं मैं यहाँ पे सिंगर थोड़ी ना बैठी हूँ। चलो भाई चलो। अच्छा भाई, कम टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, कम टू द लास्ट कॉन्सेप्ट। हाँ जी, लास्ट कॉन्सेप्ट में मेरे पास आएंगे क्या? हम शुरू कर ले अपनी क्लास? यस सर शुरू कर लो सर। फोकस, अब सिर्फ फोकस, अब पढ़ाई पे। अब बेमतलब की बात खत्म, अब हमने इंजॉयमेंट कर ली, 2-3 मिनट का बीच में ब्रेक आ गया। हाँ जी चलो जी, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद गाना सुनाते रहना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा समथिंग नोन एज ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। तो बेटा मेरे साथ में जरा, मेरे साथ में जरा आप जरा चीज को नोट करेंगे, और पहले मेरे साथ एक बार के लिए समझना कुछ एक चीज पर्टिकुलर पॉइंट को भी। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं बेटा आपके साथ में। मैं कहता हूं कि एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी बुक वैल्यू लेट से है 6 लाख, उसकी बेटा ERV बेटा है 4 लाख। ERV का मतलब एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू। हमारे पास सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है लेट से 5 लाख के, और मेरे वर्कर के ड्यूज है 1,25,000 के, और वर्कर के ड्यूज इज एक्चुअली योर, उनकी तनख्वाह, जिसे हम बोल देते हैं चलो यहाँ पे वेजेस, उनका प्रोविडेंट फंड, उनका एक्रूड हॉलीडे रेमुनरेशन एटसेट्रा। मैंने आपके सामने ये चीज बेसिकली एक बार के लिए एक एग्जांपल सा रखा, और अब इस एग्जांपल का हम अपने पास कुछ एक आंसर जानना चाहेंगे, और फिर हम बेटा जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्लीज समझने की बात करना, ठीक है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज तो मेरे साथ समझेंगे इस चीज को। सो हमारे पास यहां पर में अगर मैं कहता हूं हमने अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, चाहे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी है। मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखा ना, एक्रूड हॉलीडे रेमुनरेशन बेटा
एक्रूड हॉलीडे रेमुनरेशन, ये लीव सैलरी लिख दो। जिन बच्चों को हॉलीडे रेमुनरेशन में दिक्कत है, ये लो लीव सैलरी लिख दिया मैंने, ये लो। सर हमें ना आसान आसान से वर्ड बताया करो, ये लो, ठीक है ना। अच्छा भाई, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए पता है क्या करते हो, आपके बुक वैल्यू का तो बेटा कोई रेलिवेंसी नहीं है, बुक वैल्यू का तो कोई रेलिवेंस नहीं। हमारे एसेट से कितने रुपए आने की उम्मीद है? सर हमारे एसेट से 4 लाख रुपए आने की उम्मीद है, और हमें सिक्योर्ड वालों को जो देना है वो 5 लाख रुपए देना है, सिक्योर्ड वालों को 5 लाख देना है। तो अल्टीमेटली मेरी डेफिशिएंसी बन जाएगी 4 लाख माइनस 5 लाख, विच इज 1 लाख की। और ये 1 लाख की डेफिशिएंसी मेरी जाके जुड़ जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, लिस्ट ई में। ये मेरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जुड़ जाएगी लिस्ट ई में जाके, ठीक है ना। और जो ये वर्कमैन ड्यूज है, वर्कर ड्यूज है, विच इज 1,25,000, ये मैं किस में दिखाता हूं? सर हम ये पूरे चैप्टर में दिखाते आए हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, विच इज लिस्ट सी में, विच इज लिस्ट सी में। ये हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो हम अपने पास करते हैं, हम इसी तरीके से दिखाते हैं एक बार के लिए। बट अभी मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा बारीकी में कि हमें कानून क्या कहता है लीगली। सर अभी तक भी तो वही बात कर रहे थे, हम बेटा मना नहीं कर रहा, पर अब थोड़ा सा मैं अपने पास जाऊंगा कि हमारे पास थोड़ा सा बारीकी में, जब हमारे को वर्कर ड्यूज के बारे में क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में बोलता है, तो आपके पास कैसे करना होता है। सो व्हेन वी स्टडी हमारे पास में एक्चुअली में कैसे किया जाता है, और हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट का। तो वो कहता है जो कि वर्कर है, वर्कर हु इज डिफाइंड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, देयर इज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, एक तरीके से उसके अंदर में जब चीज आती है, जो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह की बात होती है बेटा, एक सिंपल सी बात करें, जो एडमिन ऑफिस में काम करते हैं आप उनको एम्प्लॉइज बोलते हो और सैलरी देते हो। जो फैक्ट्री में एक तरीके से काम कर रहे हो उन्हें आप क्या बोल देते हो? वर्कर्स बोल देते हो और वेजेस बोल देते हो, ठीक है ना। हम अपने पास एक जनरल ये क्राइटेरिया लेके बात करते हैं। तो यहां पर में हमें वो क्या बोलता है, दो चीजों की बात आएगी बेटा, दो चीजों की, ध्यान से समझना मेरी बात। एक्चुअल एलोकेशन कहता है हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं, कहता है हमारे पास पैसे पड़े 4 लाख रुपए। हमारे पास जो पैसे आए हैं ईआरवी, वो आई है 4 लाख रुपए। हमें ये बोला जाता है कि इसकी हम एलोकेशन करेंगे बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यूज, जो वर्कर ड्यूज आ रहे हैं, इनका कितना कितना अमाउंट ड्यू है, हमने देना कितना कितना है। वन इज इसका देना है 5 लाख, इसका देना है 125। कहते हम इनकी रेशो निकालेंगे। ये रेशो क्या बनी, ये रेशो क्या बनी, 5 लाख इज टू 125 की रेशो क्या बनी? सर 125 से डिवाइड हो रहा है, मैंने वैल्यूज ऐसे ली है, तो ये 4:1 बन जाएगी। तो जो अमाउंट पे करा जाएगा विच इज 4 लाख रुपीज, वो इस रेशो में करा जाएगा विच कम्स टू 1/5 80,000 एंड विच कम्स टू 3,20,000। और अभी अभी मैं खत्म नहीं कर रहा बात, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं सारी बात बताऊंगा, डोंट वरी। एंड देयर इज समथिंग नोन एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स
secured creditors to the extent they shared their security, एंड ये मैंने लिखा पेंडिंग वर्कर ड्यूज। सो यहां मैंने वैल्यू लिखी 80,000 और यहां मैं वैल्यू लिख रहा हूं 125 माइनस 80,000 विच इज 45,000। एक बार के लिए इसे जरा लिखो और फिर मैं आपके पास कुछ समझाने जा रहा हूं, बड़ी ही अहम बात और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। हाँ जी, इसे जरा नोट कर लेंगे अपने पास। Secured creditors to the extent they share their security and pending worker dues। अच्छा जी, नाउ हमारे पास सबसे पहले ये बात आती है बेटा, सबसे पहले ये बात कही जाती है कि जो वर्कर्स है ना, जो वर्कर्स है, दे हैव समथिंग नोन एज, एक वर्ड आपने अगर लीगल वर्ड में सुना होगा, पेरी पासु। पेरी पासु वर्ड सुना है कभी? पेरी पासु का मतलब क्या होता है? पेरी पासु का मतलब क्या होता है सर? इक्वल, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। तो हम जब अपने पास चीज को पढ़ते बेटा, इक्वल रैंक, बिल्कुल सही बात है, सेम लेवल पे इक्वल रैंक, आप जैसे मर्जी लिख दीजिए, सेम लेवल इक्वल रैंक, जैसे मर्जी लिख दीजिए। सो बेटा ये कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे कानून के द्वारा कि आपके जो वर्कर के ड्यूज है, दे रैंक पेरी पासु विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो वर्कर के ड्यूज है, दे रैंक पेरी पासु विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसकी वजह से इवन दो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास है, पर पेरी पासु की वजह से जो हमारे वर्कर के ड्यूज है, कौन से वर्कर के ड्यूज विच आर डिफाइंड अंडर आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उनके जो ड्यूज आ रहे हैं वो आपके पास पेरी पासु की वजह से उनकी रेशो में अमाउंट को स्प्लिट करा जाएगा, प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, उनके प्रोपोर्शनेट में ये अमाउंट बांटा जाएगा, उनके प्रोपोर्शनेट में अमाउंट बांटा जाएगा। पहली बात की ये वाली क्लियर हुई? क्या पेरी पासु वाली बात हमें समझ में आई कि जो हमारे पास अमाउंट है 4 लाख, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कर्स के प्रोपोर्शनेट बेसिकली अमाउंट की रेशियो में, ठीक है ना। देन जो सेकंड चीज आती है, कहता है कि अभी आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे नहीं जाना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे नहीं जाना, बिफोर यू गो टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर सेक्शन 326 देयर इज समथिंग नोन एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिनको प्रेफरेंशियल से भी पहले पे करा जाएगा। मैंने क्या बोला? जिनको प्रेफरेंशियल से भी पहले पे किया जाएगा। और वो किनको? कहता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अपने, उनके हक के 80,000 बनते थे ना, जो उन्होंने वर्कर्स को दे दिए। बेटा 4 लाख रुपए आए थे एसेट से, 4 लाख में से उन्हें 3/20 मिले, उनको पेरी पासु की वजह से उन्होंने अपने 80,000 रुपए वर्कर्स को दिए ना। देखो उनको देने टोटल में 5 लाख थे, उनकी सिक्योरिटी ने 4 लाख ला के दिए, तो ये बात तो पक्की है कि उनका जो 1 लाख है वो तो आपका कहां चला जाएगा? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बेटा 1 लाख है वो तो उनका अनसिक्योर्ड में चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो डेफिशिएंसी 1 लाख की वो तो अनसिक्योर्ड में चली जाएगी उनकी बारी, बट उन्होंने पेरी पासु की वजह से अपने 80,000 पे इनके साथ शेयर करे ना। यस सर, तो इनके 80,000 रुपीज और जो वर्कर के अभी बचे हुए ड्यूज है 45,000 रुपीज,
पहले इसको पे करना है, पहले इसको पे करना है बिफोर यू एक्चुअली गो टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बिफोर यू एक्चुअली गो टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. So these payments are actually overriding your preferential payments as well. These payments are actually overriding. And simply to say it is your एक तरीके से worker dues. अगर आप देखेंगे ये पैरी पासू की वजह से ऐसा हुआ ना. अगर मैं बोल देता 4 लाख रुपए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दो, ठीक है जी, तो जो वर्कर के ड्यूज है 1,25,000 उसकी पेमेंट पहले पे करी जाएगी बिफोर वी मूव टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बिफोर वी मूव टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एंड यहां पर मैं एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज बता देता हूं बेटा. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जो एम्प्लॉइज की सैलरी आती थी उस पर लिमिट होती थी 4 महीने की. जो एम्प्लॉइज की सैलरी आती थी 4 महीने की होती थी. पर यहां पर में कोई लिमिट नहीं है वर्कर के ड्यूज में. नो नंबर ऑफ मंथ्स लिमिट या नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स लिख देता हूं मैं. नो लिमिट ऑफ मंथ्स. एक बच्चा बोल रहा है सर हम चैप्टर के अंदर तो अपने पास में, ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना. मैंने क्या चीज आपको बोली है, ध्यान से सुनो बेटा. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो आप अपने पास वर्कर के ड्यूज में कहां पे ही दिखा रहे हो सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी में ही दिखाते हो ना. मेरी बात फिर से सुनो बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो ऐसे करके दिखा रहे हो, पर अब जब हम क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ बात करेगा वर्कर के ड्यूज को कैसे सेटल करना है. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में बात करेगा, वो स्पेसिफिक उतनी बात करेगा. लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं मांगेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं मांगेगा. तो वहां पर में उसकी नॉलेज वो आपकी ये वाली टेस्ट करना चाहता है. तो हम अपने पास बिल्कुल सही तरीके से बात करने जा रहे हैं कि सही तरीके में कैसे किया जाता है. समझो बात को. तभी आपने अभी तक भी जितने क्वेश्चंस देखे होंगे वहां पर बेटा आपके पास में वर्कर ड्यूज कभी लिखा आता था ना तो नंबर ऑफ मंथ्स नहीं होते थे, क्योंकि वर्कर के ड्यूज पे नंबर ऑफ मंथ्स का कोई क्राइटेरिया नहीं. एम्प्लॉइज की सैलरी पे है, एम्प्लॉइज की सैलरी में. आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अपने पास कहां डाल देते हो वर्कर के ड्यूज को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में. फिर से बोल रहा हूं, पर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? नहीं. एक्चुअली में वर्कर के ड्यूज को पहले पे किया जाता है प्रेफरेंशियल से भी. एक्चुअली में वर्कर के ड्यूज को प्रेफरेंशियल से भी पहले पे किया जाता है. दे आर ओवरराइडिंग द प्रेफरेंशियल पेमेंट्स. और उसमें भी ऑब्वियस सी बात है बेटा, जरूरत से बेटा, बिल्कुल बेचारे मजदूर लोग हैं, उनके पैसे क्यों रोक के रख रहे हो यार. बाकी तो अपने पास सूट बूट टाई वाले लोग हैं, उनको तो पैसे मिल जाएंगे, कम भी पड़ के कोई दिक्कत नहीं है. सो गरीबों के पैसे क्यों मार रहे हो? हाँ, पाप लगेगा पाप. तो एक सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि जो 1,25,000 का अमाउंट है वो प्रेफरेंशियल से भी पहले दिया जाएगा. क्या ये बात हमें क्लियर हुई है? क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो वन थिंग इज बेटा ये रियल में ही है काजल बेटा, ये रियलिटी बता रहा हूं. ये एक्चुअल इतना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने यार, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना बता रहा हूं, कानूनी चीज बता रहा हूं यार, कानूनी चीज बता रहा हूं. तो एक्चुअल में ऐसे आपके पास कहा गया है, कानून ने लिखा है बेटा. सेक्शन 326 लिख दिया मैंने, इतनी बड़ी बात लिख डाली, और आप कह रहे सर आप अपनी मर्जी से बता रहे. नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा. हाँ जी, क्या हम अब क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर, हम क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने पास. ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे. हाँ जी, क्वेश्चन क्या आ रहा है? XYZ Limited is being wound up by tribunal. All the assets of the company have been charged to the company bankers. सारे के सारे एसेट बैंकर्स के पास ही है, एक तरीके से सिक्योर्ड गिरवी, जिनको कंपनी ओ करती है 5 करोड़ रुपए, और कंपनी वालों ने उनको कितने रुपए देने? 5 करोड़ रुपए. कंपनी ओज द फॉलोइंग अमाउंट टू अदर्स. और कंपनी ने जो और पैसे देने वो किस किस को देने बेटा? ड्यूज ऑफ वर्कर्स को देने 1,25,00,000. गवर्नमेंट के ड्यूज है बेटा 30 लाख. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वालों को देने 60 लाख.
हमें बताओ विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ईच काइंड ऑफ क्रेडिटर इज लाइकली टू गेट, हर पर्सन को कितने पैसे मिलेंगे अगर अमाउंट रिलाइज बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर फ्रॉम द सिक्योर्ड एसेट्स एंड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर इज ओनली 4 करोड़ रुपीज। पड़े हैं जेब में कितने, 4 करोड़ रुपए। तो कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे? आप अपने पास जो है वो चीज हमें बतानी है यहाँ पर, कैसे बांटोगे? सो 4 करोड़ में पड़े हैं और 5 करोड़ तो सिक्योर्ड वालों को देने हैं, वर्कर के ड्यूज है, गवर्नमेंट के ड्यूज है, अनसिक्योर्ड वाले हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सर, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है दैट इज 4 करोड़ जो उसने बोला, और ये अमाउंट बिकॉज ऑफ पेरी पासू किस में बटेगा सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कर्स के बीच में बटेगा। इनका अमाउंट ड्यू कितना है सर, इनका अमाउंट ड्यू है, इनको देने 5 करोड़ और इनको कितना देना है सर, 1.25 करोड़। The ratio which we get is that is 4:1 and amount distributed आ जाएगा सो 4 करोड़ into 4/5, 4 crore into 1/5, so that is 3.2 crore और 0.80 करोड़। सो इफेक्टिवली या 80 लाख लिख दीजिए, एक ही बात है, 80 लाख लिख दीजिए। सो अल्टीमेटली 4 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होनी है, अल्टीमेटली 4 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होनी, ठीक है ना। सो ये हमारे पास बात वो बोलता है। अब यहां पर में हमें क्या चीज है, लग 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 लग, सर कोई लैग नहीं, भयंकर लैग। अभी सबका ठीक हो गया सर, ठीक हो गया बिल्कुल, हाँ जी, फ्रेश कर लो, फ्रेश कर लो। सर ने गाना गाया, सर ने गाना गाया, हाँ। अच्छा भाई, यहां पर में आपके पास जब आप दिखाते हो तो हम, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा, 4:1 ये रेशो है, 5 करोड़ इज टू 1.25 करोड़ की रेशो है। यही तो बात करें, अमाउंट ड्यू की रेशो में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग की रेशो में बेटा। तो ये हम अपने पास बेटा, इसको अपने पास ऐसे वर्कमैन शेयर, हम अपने पास कैसे लिख देते हैं, अमाउंट रिलाइज इनटू हमारे पास वर्कमैन ड्यू डिवाइडेड बाय वर्कमैन ड्यूज प्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अल्टीमेटली हमने ये किया है, अल्टीमेटली हमने ये किया बेटा। तो अगर मैं सिंपली बोलूं 4 करोड़ रुपए आए इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस 5, तो यही तो रेशो में तो बांटने की बात होगी ना बेटा। 0.80 करोड़ इनको मिल गया और 3.2 करोड़ उनको मिल गया, ये हमने बात की। ये अंग्रेजी में आपके पास एक फॉर्मूला बना दिया, अल्टीमेटली है तो वो रेशो ही ना, वो रेशो ही तो है आपके पास।
मुद्दे की बात यहाँ खत्म नहीं होती, आपके पास पेपर में यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, पर मेरा सवाल आपसे आगे है कुछ और, मेरा सवाल आपसे आगे है कुछ और। अगर अब आप आपके पास पैसे आते हैं तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? सवाल ये उठ के आता है कि अगर अब आपके पास पैसे आते हैं तो पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो क्या आप सीधा ही गवर्नमेंट ड्यूज पे चले जाओगे? अरे नहीं सर, गवर्नमेंट ड्यूज पे नहीं जाएंगे। हमारे पास में अभी जो आएगी पेमेंट जो पेंडिंग है, ये हमने बात करी, इसके बाद तो बेटा हमारी पेमेंट आनी है जिनको पहले पैसे दिए जाएंगे, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। जिनको बाकियों से पहले पैसे दिए जाएंगे, किनको? सर एक तो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने जितनी अपनी सिक्योरिटी शेयर करी, विच इज 80 lakhs 0.8 करोड़, और पेंडिंग वर्कर के ड्यूज विच इज 1.25 करोड़ माइनस 0.8 करोड़, विच इज 0.45 करोड़, या जिसे आप 45 lakhs भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो पहले इनको पे किया जाएगा बिफोर हम आगे जाए, इसके बाद मतलब पहले इनको दिया जाएगा, इसके बाद दिए जाएंगे गवर्नमेंट ड्यूज जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएंगे, जो कि हमको क्वेश्चन में कितने बोले थे, 30 lakhs। फिर आप अपने पास जो है किसमें जाओगे, अनसिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड वालों को कितना देंगे, अनसिक्योर्ड वालों को कितना देंगे? सर अनसिक्योर्ड वालों को एक तो 60 lakhs देना है, प्लस प्लस जो सिक्योर्ड वालों का बेटा 1 करोड़ तो आना ही डेफिशिएंसी था ना। एक बच्चे ने मुझे बोला सर आपने यहाँ पे 5 करोड़ माइनस 3.2 क्यों नहीं किया? बेटा 1 करोड़ तो है ही डेफिशिएंसी, वो तो जाएगा ही अनसिक्योर्ड में। तो जो 1 करोड़ की डेफिशिएंसी है बेटा अनसिक्योर्ड वालों की, डेफिशिएंसी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वालों की, बात मेरी समझे? देखो जी ऐसी बात तो पक्का है ना कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनका 1 करोड़ की तो डेफिशिएंसी आएगी आएगी, वो तो आपके पास बेटा जाना ही अनसिक्योर्ड में। अब जो 4 करोड़ बचा वो उनकी रेशो में बांट दिया एक तो, ठीक है। और काजल बेटा वही समझा रहा हूं, प्लीज समझिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझो, सुनो तो मेरी बात। मैंने क्या बोला, ये चीज तो मैंने बेटा आपके साथ एक्स्ट्रा बात करी है, क्वेश्चन ने तो सिर्फ ये मांगा था डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब बताने की बात हुई तो हमने क्या बोला, हमने बोला बेटा कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग की रेशियो है बेटा उसमें बांट के खत्म करो इस अमाउंट को, बिकॉज ऑफ पेरी पासू, बिकॉज ऑफ पेरी पासू। अब यहां पर में हमारे पास में हमने ये बात करी कि इसके बाद अगर पैसे आएंगे तो कैसे बटेंगे। एक, अभी आप प्रेफरेंशियल पे नहीं जा सकते, अभी आपके पास उससे पहले पैसे देने किनको, विच आर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। एक, जितना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अपनी सिक्योरिटी शेयर करी, कितनी 80 लाख रुपए उन्होंने वर्कर्स को दिए ना, और एक जो बचे हुए वर्कर के ड्यूज है 45 लाख वो, तो ये आप अपने पास देंगे उन लोगों को पहले। फिर आप बेसिकली देंगे गवर्नमेंट ड्यूज, डिवेंचर्स यहाँ पे है नहीं, और अनसिक्योर्ड वालों की जब बात आएगी तो बेटा उनको कितने दिए जाएंगे, 60 lakhs जो उनके पहले से एक दिख रहे हैं अनसिक्योर्ड वालों के, और जो सिक्योर्ड वालों की डेफिशिएंसी 1 करोड़ बची है, तो ये आपके पास पेमेंट करी जानी है। क्या ये बात क्लियर है अभी? हाँ जी, इज दिस क्लियर? यस सर, ये बात क्लियर है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ, अंतिम क्वेश्चन हमारे चैप्टर का। बाकी सिक्योर्ड के कब देंगे? अरे बता तो दिया यशस्वी बेटा, कौन से बचे बेटा सिक्योर्ड के? एक ही चीज को मैं कितनी बार बोलूं, सिक्योर्ड वालों को 3.2 यहां मिल गए, 80 लाख रुपए उनके ओवर राइडिंग में आएंगे,
और बाकी 1 करोड़ बेटा आपके पास वो अनसिक्योर्ड में चलेगा। अब 5 करोड़ ही देने, 5 करोड़ से ज्यादा भी दे दोगे क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे दे देंगे। चलो भाई अब क्या हो गया, इनका छुट्टी नहीं खत्म होती। एक तो बेसिकली इनको छुट्टी भी चाहिए और इन लोगों को क्या साथ में चाहिए, सर गाना भी गाओ, सर छुट्टी भी करवाओ, सर आप करवाओ, पता नहीं क्या क्या चलता है। चलो, अमाउंट पेबल इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आपको बता रहा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के 125 देने हैं, वर्कर के ड्यूज के 250 देने हैं। कह रहा है बताओ पेमेंट कैसे होगी और ट्रीटमेंट बताओ बैलेंस की क्या होगी इन द फॉलोइंग 2 इंस्टांसेस। ठीक है, अगर सिक्योरिटी रिलाइज होती है 2 लाख की तो कैसे करोगे, और अगर सिक्योरिटी रिलाइज होती है बेटा 1 लाख की तो कैसे करोगे। तो बेटा जरा टेक योर टाइम, थिंक और अपने पास आंसर दे। मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, जस्ट स्टार्ट डूइंग। पहला केस दूसरा केस अपने एंड पे करेंगे एक बार सॉल्व। चलिए जी सॉल्व करना शुरू करें। कोई नहीं, राम राम से करते रहे। बेटा पेंडिंग अमाउंट के बारे में भी सोचना है आप लोगों ने, पेंडिंग अमाउंट के बारे में क्या होगा वो भी सोचना है और मुझे बताना है। हाँ जी, 1 more minute बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग, 1 more minute बिफोर वी स्टार्टिंग डिस्कसिंग। चलिए हाँ जी, करे डिस्कस, करे डिस्कस। यस सर करिए डिस्कस। चलो हमारे पास बेटा आप लोगों ने अपना थॉट दे दिया, अब चलिए आ जाइए मेरे साथ डिस्कस करें। सो केस नंबर ए, जहां पर हमारे पास पैसा कितना है सर 2 लाख रुपए। बेटा मेरे पास में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और जो वर्कमैन ड्यूज है उनका मैं लिख देता हूं अमाउंट ड्यू सबसे पहले, क्योंकि इसी रेशो में बटना है पैसा। सो 1,25,000 है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का और वर्कमैन ड्यूज है 250। तो सबसे पहली बात ये आती है, सबसे पहली बात ये आती है कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख किसमें हो जाएगा, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, दैट इज
रेशियो ऑफ 1:2, जो कितना कितना बना सर, कितना कितना है बेटा, 1:2 में बांटा तो 66,667 और 133,333, ये आपके पास आया। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा, बैलेंस अमाउंट कितना बचा सर, कितना कितना बचा जी बैलेंस अमाउंट, 58,333 और 116667। क्या ये बैलेंस अमाउंट आपके पास में, क्या ये बैलेंस अमाउंट हमारे पास में इज योर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट? क्या ये बैलेंस अमाउंट इज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट? यस सर, दिस इज ओपीपी, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है, ये पूरे का पूरा जो बैलेंस है ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है बेटा। यानी कि ये पैसे पहले दिए जाएंगे बिफोर यू पे टू किनको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बिफोर यू पे टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये पहले पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये बात हमें क्लियर हो जाती है? यस सर, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। आपने टोटल लिखना है, आप टोटल लिख दीजिए। इसका टोटल था 375, ये हमने 2 लाख को बांटा और ये कितना बचा हमारा 175, ठीक है ना। जरूरी नहीं है टोटल लिखना है, वो तो मैं कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं आप लोगों की, और कुछ नहीं, आपको तो समझ आना चाहिए बस। अब चलते बेटा लास्ट केस, केस बी। अब कितना पैसा आया सर, 1 लाख रुपए। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर्कमैन ड्यूज, अब यहां पर मैं अमाउंट ड्यू 125 एंड 250। तो सबसे पहले आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख, पैरी पासों की वजह से बेटा वो डिवाइड हो गया। यस सर, रेशियो 1:2, तो जो कि बना 33,333 66,667। अब जो बैलेंस आया वो कितना कितना आया सर, बैलेंस हमारे पास आ रहा है वैसे 91,667 और अगला कितना बना 183,333। क्या ये हमारे पास सारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है? क्या ये सारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है? बस ये बता दो सर। आंसर इज नो, आंसर इज नो। बेटा हमारे पास टोटल 375 देना है, 1 लाख हमारे पास अमाउंट है, 275 अभी बचा है हमारे पास बेटा। 125 के अगेंस्ट में अमाउंट तो 1 लाख ही आया है ना, तो 25,000 तो बेटा अनसिक्योर्ड ही है, 25,000 तो अनसिक्योर्ड है। अब इसमें ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, और जो अनसिक्योर्ड है वो अलग अलग हो जाएगा बेटा। 25,000 तो बेटा अनसिक्योर्ड में ही जाना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बेटा मेरी बात समझो रहा है, ऐसे ही तो हमने क्वेश्चन किए ना बेटा। अगर आप टोटल 1 लाख रुपीस भी बांटते सिक्योर्ड वालों को, एक बार के लिए भूल जाओ वर्कर के ड्यूज का प्रोपोर्शन, तो 125 अगर आप अपने पास देने थे सिक्योर्ड वालों को, जेब में पैसे 1 लाख आया, तो आप 1 लाख ही मैक्सिमम दे सकते हो ना उनको यार। बाकी तो आप कहां ही लेके जाओगे, बाकी तो 25,000 अनसिक्योर्ड में लेके जाओगे ना, पैसा ही कम है।
तो वो तो इस केस में भी ऐसा ही होगा ना, ये थोड़ी ना है कि आपने सिक्योरिटी वर्कर्स के साथ बांटी और अब जो भी बचा है वो सारा ही उनको पहले दे देना है प्रेफरेंशियल से भी, नहीं ना, गलत हो जाएगा ना, बात समझो। तो थॉट से चलो, लॉजिक से चलो, तो बाकी बचा 66667 और ये 183,333। तो ये हमारे पास बैलेंस अमाउंट की ट्रीटमेंट है, इफेक्टिवली बैलेंस अमाउंट की ट्रीटमेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई है? क्या ये बात क्लियर हुई है हमारे को? यस सर, बिल्कुल हमें क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। ये लेफ्ट वाली अंग्रेजी नहीं लिख पाते, जितना लिख पाओ आशा बेटा उतना बढ़िया, और धीरे धीरे सीख जाओगे। और ये अंग्रेजी इज अ वेरी बेटा फनी लैंग्वेज, क्या करें, इंग्लिश है ही ऐसी, धीरे धीरे करके आती है बेटा, जितनी समझ आती है, जितनी बन जाती है, बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी, अब बेटा आपके पास मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बिफोर आई एंड द क्लास, बिफोर आई एंड द क्लास, सुन लो सुन लो सुन लो। फिर आप लोग बोलोगे सर आपने अच्छा ये नहीं कराया, अच्छा सर आपने ये नहीं कराया, सर आपको ये भी तो कराना था। सुन लो बेटा, आपके पास जो है फर्स्ट डे आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, किस किस तरीके से बंद हो सकती है कंपनी। तो वहां पर मैं आपके पास सिनेरियोस थे, और ये वाला पेज इज अ थ्योरेटिकल पेज है। तो बेटा एक बार के लिए गो थ्रू करा रहा हूं, सुन लेना मेरे साथ। 5 मिनट लगेंगे, हार्डली 5 मिनट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग सो जाओगे। सुबह से भी तो इतनी क्लासें लगाते जा रहे हो, कहोगे सर हमें नींद आ रही है, हमें नींद आ रही है। तो इसलिए मेरी बात जरा सुन लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बेटा पेपर में शायद बन के आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आ जाएगा, पर शायद हो सकता है, तो इसलिए एक बार मेरे से सुन लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप, बेटा कंपल्सरी वाइंडिंग अप का मतलब है जहां पे कंपनी को वाउंड अप करा जा रहा है बाय द ट्रिब्यूनल। बेसिकली कोर्ट ने ही ऑर्डर कर दिया कंपनी बंद कर दी जाए, एक तरीके से कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर किया जा रहा है कि बंद कर दो कंपनी को, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन से केसेस में वो ऐसा कहते हैं कि बंद कर दो, कौन कौन से केसेस में है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन के आ सकता है। पहला है कि कंपनी ने ही रिजॉल्व किया था कि कंपनी को बंद किया जाए बाय ट्रिब्यूनल, कंपनी ने उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मतलब कि कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि और कोर्ट को भेज दिया और कहा कि हमें बंद कर दीजिए, मतलब कंपनी चाहती है और उन्होंने, कंपनी ने कोर्ट को अपने पास से पास करके रेजोल्यूशन भेज दिया। सेकंड है company has acted against the interests of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign state, public order, decency और morality। मतलब आप क्या बोलते हैं ना बेटा, हमारे पास जनहित में जारी वाली बात, तो आपने कुछ गलत किया विच इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपने गलत कार्य किया है, गलत काम किया, जिसकी वजह से आपके पास जो जनहित में जारी नहीं है, तो उसकी वजह से आपको कंपनी को बंद करने के पास बेटा बोला गया है, ठीक है ना। अगला है रजिस्ट्रार या किसी और पर्सन जिसको ऑथराइज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है फ्रॉडुलेंट तरीके से और या कंपनी फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस के लिए आपके पास करी जा रही है, और दे हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीसेस, मिसकंडक्ट। तो यहां पर किसी ने क्या कर दिया, आपके अगेंस्ट में शिकायत लगा दी कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, रजिस्ट्रार ने या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, उन्होंने अपने पास कर दिया। तो जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप गलत कार्य कर रहे हो, विच आर डूइंग आपके 420, बिल्कुल गलत कार्य करे जा रहे। हम अपने पास फ्रॉड कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कर रहे, ड्रग्स का काम कर रहे, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। मैं कामों में नहीं जाऊंगा, मैं कामों में नहीं जाऊंगा, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, और आप बच्चे इतना इंटेलिजेंट आप खुद जान सकते हैं। हाँ, फिर कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट in filing with registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years। बेटा 5 सालों तक आपने लगातार डिफॉल्ट कर दिया, आपने रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी ही नहीं, एनुअल रिटर्न भेजी ही नहीं, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है बंद करने का फैसला दिया जा सकता है। फिर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी बाउंड अप,
ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कंपनी को बंद कर दें, पर इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं पास कर सकता बेटा। देयर इज ऑलवेज समथिंग नोन एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपकी पहले सुनवाई होगी, वो अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल आपके पास, कोर्ट जो है ऐसी फैसला नहीं कर देगा, हमेशा सुनवाई दी जाती है ना, विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बिल्कुल एक बार के लिए सुनवाई होगी। यस सर, हमने ये सुना है, हमारे अगेंस्ट में कोई पर्सन ऐसे ही खड़े होकर फैसला नहीं सुना सकता। हाँ जी, चलो अब ये आपके पास उसने बोला पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है, कह रहा कौन कौन लोग इसमें पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन है बेटा। विच इज हमारे पास में पहले केस में कंपनी थी तो कंपनी ने फाइल किया, फिर कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने, रजिस्ट्रार थर्ड केस में, जो पर्सन ऑथराइज है गवर्नमेंट के द्वारा, वो थर्ड केस की दो पार्ट्स हो गए, और लास्ट केस में आपके पास फ्रॉडलेंट मैनर आपके पास हो रहा है तो गवर्नमेंट के द्वारा में। वो चीजें उन्होंने अपने पास बोली कि कौन कौन से पर्सन है जो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो पहले 3 केसेस के आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास चीज बात करी गई है उसमें। बेटा गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है, गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज किया है कि तुम चेक करो कि कंपनी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से किसी को भी ऑथराइज कर सकती बेटा। हाँ जी, इसके अलावा बेटा जो अगली चीज आती है वो आती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप वो सुनेंगे अप टिल 31 मार्च 17 तक बेटा रूल्स डिफरेंट थे, तो वो हमें ऑब्वियसली जानने की जरूरत नहीं है क्या थे, वो आपके कंपनीज एक्ट के नियम थे। पर 31 मार्च 17 के बाद से, मतलब 1 अप्रैल 17 से वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए बेटा किसके रूल्स लगेंगे, रूल्स लगते बेटा सेक्शन 59 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो बेटा यहां पर में आपके पास इनके रूल्स लगते हैं, जिन्होंने वो क्राइटेरिया बताया है कि आपके पास में कौन से रूल्स, कौन से नियम लग रहे हैं जिसके बेस पे कंपनी को बंद करने का फैसला दिया जा रहा है, और वहां पे वॉलंटरीली हो रहा है। वॉलंटरिटी का मतलब है हम अपनी मर्जी से कंपनी बंद कर रहे हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या, हम अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं। अरे रुक तो जाओ, इतना क्या जल्दबाजी है, कहीं जाना है क्या, किसी से मिलना है क्या, कोई इंतजार कर रहा है क्या, किसी को चाय पे बुलाया क्या, या किसी के साथ पार्टी पे जाना है क्या। सर हमने टाइम तो लंच का दिया था, पोस्टपोन करते करते डिनर का समय आ गया, अब कितना और पोस्टपोन करें बताओ। इतनी जल्दबाजी है ना, इतनी जल्दबाजी है। कोई कह रहे सीरियल आने वाला है, सर सास बहू वाला सीरियल देखना है। सर हम सच बताएं, हम सच बताएं, पता है ऐसा हुआ था जब आपने 5:30 आके बोला था ना, और हमने देख लिया था कि आज सिर्फ लिक्विडेशन होगा, तो हमने एक एस्टिमेट किया था कि 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1.5 घंटे में आप करा दोगे या 1.25 घंटे में करा दोगे। तो हमने ना अपने को पार्टनर को, जो भी हमारा को पार्टनर है, हमने उसको टाइम दे दिया था। तो हमने उसको 7 बजे का टाइम दे दिया था कि अच्छा मैं तुम्हें कॉल करूंगा या करूंगी 7 बजे, या तुम मुझे कर लेना, या ऐसा है कि हम बाहर घूमने चलेंगे 7 बजे। अब हुआ क्या, आपने क्लास के बजा दिए 7:20, तो हुआ क्या यहाँ पे, अब वो बेचारा इंतजार कर रहा है, बेचारी इंतजार कर रही है, तो इस वजह से हम फंस गए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो अभी नितिन सर अपने पास जो है, तुम तो ऐसे कहते हो नितिन सर को कैसे पता, नितिन सर भी कभी स्टूडेंट थे, नितिन सर भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। हाँ चलो बेटा, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन शैल मीट द फॉलोइंग कंडीशंस, उन्होंने कंडीशंस दिए बेटा अलग अलग, ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चा रट्टे मारने बहुत तेज है वो अपने पास में कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट पेपर के नजरिए से इतना नहीं है, ठीक है ना। एक डेक्लरेशन चाहिए फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट, कि एक डेक्लरेशन चाहिए आपको डायरेक्टर्स, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स की तरफ से, जहां पे आपके पास वो बोल रहे हैं कि दे हैव मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन that either the company के पास पैसा नहीं है, या or that it will be able to pay the debts in full from the proceeds of assets and company is not being liquidated to defraud any person। मतलब हम ये लिख के दे रहे हैं कि आपके पास जो है, हम किसी गलत इंटेंशन की वजह से ऐसा नहीं कि कंपनी को बंद करें कि किसी को डिफ्रॉड करना है, ठीक है।
डिक्लेरेशन के साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नेमली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस 2 सालों के, या सिंस इट्स कॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर, और एक वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की आपके पास लगेगी, ठीक है। विद इन 4 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन, 4 हफ्ते के डिक्लेरेशन के, देयर शैल बी एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स का इन जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली एंड अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एक्ट करेगा एज अ लिक्विडेटर। तो आप अपॉइंट करेंगे एक पर्सन को 4 हफ्ते के अंदर डिक्लेरेशन की, हाँ कि हमने कंपनी को बंद करना है वॉलंटरली, और हमने अपने पास जो एक पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज लिक्विडेटर। फिर रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, आपके पास और ऑप्शन में दे रहा है, दूसरे वाला ऑप्शन दे रहा है बेटा। अरे मेरे पे पढ़ाई के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान चला गया और बातों की तरफ। यहाँ कंपनी बंद होने की बात हो रही है सर, हम अपनी सेटिंग की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कंपनी बंद करने की बातें कर रहे हो, अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है। हाँ बताओ, सर की लव मैरिज है, सर की अरेंज मैरिज है, इनको बस यही चीजें चाहिए सर, ऐसा मसाला मिलता है ना हमें, तो हमें मजा आ जाता है। चलो, कंपनी बेटा नोटिफाई करेगी रजिस्ट्रार को एंड बोर्ड को अबाउट द रेजोल्यूशन की लिक्विडेट करना है। बेसिकली बताया जा रहा है कि अब हमने कंपनी बंद करनी है, आपने एफिडेविट दिया, रेजोल्यूशन पास किया, बेसिकली उसके साथ उसने चीजें बोली, और वहां पर आपके पास जो है हमने अपॉइंट किया लिक्विडेटर को, ठीक है ना। वेयर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैव बीन कंप्लीटली बाउंड अप एंड इट्स एसेट्स कंप्लीटली लिक्विडेटर एप्लीकेशन भेजेगा बेटा एजुकेटिंग अथॉरिटी को डिसोल्यूशन ऑफ के लिए। उसके बाद जो है बेसिकली आपके पास बता दिया जाएगा कि उसने एसेट्स वगैरह सारे बेचने की बात कर ली, और फिर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो ऑर्डर पास कर देंगे कि जो कंपनी है वो डिसॉल्व हो गई है फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर, एंड उसे डिसॉल्व कर दिया गया, और कॉपी ऑफ ऑर्डर विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर फॉरवर्ड कर दी जाएगी अथॉरिटी को विद विच जिसके साथ कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर था, मतलब आरओसी में वो भेज दिया जाएगा 14 दिन के अंदर अथॉरिटी के, बेसिकली ट्रिब्यूनल वगैरह के ऑर्डर के फाइनल करने के बाद, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो है यहाँ पे खत्म होता है, और ये चैप्टर आपके पास अब कंप्लीट होने की बात हो जाती है। यहाँ पर मैं देखा माहौल ही कुछ और हो चुका है, क्लास का माहौल ही कुछ और हो चुका है। तारा रा 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 वो समाप्ति समाप्ति की घोषणा, चैप्टर खत्म हो रहा है हमारे पास। केविन का डाउट है, ये क्या है, मैं गाना पढ़ूंगा तो बेटा ज्यादा हो जाएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाए, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाए। ओ हो, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। क्या बात है, केविन बेटा ने हमारे लिए गाना लिख के दिया और हमने उसको गा दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, केविन ने इतनी मेहनत करी, सर ने गाना गा दिया। देखो सर ने गाना गा दिया। सर आपकी मैरिज कौन सी है ये बताओ, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम ये बताओ पहले। सर आपकी मैरिज कौन सी, अब ये बताओ। डोंट गेट सो पर्सनल यार। सर हमारी जीके इंप्रूव हो जाएगी। सर बता दी दो। तनीषा ने हैंड रेज करा, रुको। हेलो 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 हाँ जी, हाँ जी सर तनीषा। बोलिए। हाँ जी, आप गुड इवनिंग। आपने हैंड रेज किया था, आप फिर से गाना गाने आए हो आज हमारे पास बच्चों के लिए। सर आपकी बात थोड़ी एक्चुअली मैं यही बोल रही थी। एक्चुअली सब लोग इतना ज्यादा फोर्स कर रहे थे, मतलब ऐसा इंसिस्ट कर रहे थे ना। और हुआ ये है कि मेरी तबीयत जो अभी 2-3 दिन से बहुत खराब चल रही है सर। और फिर भी आप गाना गा रहे हो इनके लिए, है ना। हाँ सर, 2 लाइन बस सुना दे रही हूँ ऐसा। 2 इतना लाइन सुना दो डिमांड होती है। पर पता है इनको इतना डिमांडिंग नहीं बनाना, लाइफ में अपनी थोड़ी अहमियत रखो। इतनी डिमांडिंग नहीं किसी को बनाना कि आप, उन्होंने बोला तनीषा तनीषा तो आप उठ के खड़े हो गए, ठीक है ना।
सर ये तो है। आपकी तबीयत पहले है, ये बच्चे तो कहते रहेंगे, इनका तो काम है ये, इनका तो काम है ये कभी मेरे पीछे पड़ेंगे, कभी आपके पीछे पड़ेंगे। चलो, वो तो है सर। भटकाता नहीं भाई, बच्चे कह रहे सर आप भटका रहे हो, बेचारी तनीषा इतनी मुश्किल से गाना गाने आई है और आप इधर से कैसे कर रहे हो। नहीं, तनीषा वैसे ही बहुत अच्छा गाना गाती है, तो तनीषा गाना पेश करने वाली है अभी। चलो जी, आराम से सुनेंगे अब। सर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मेरा गला बहुत था हुआ कोई चक्कर की बात नहीं, मेरा तो हमेशा ही बैठा रहता है, मैं इंसिस्ट भी कैसे करूंगा, मतलब आपके मैं सपोर्ट भी कैसे दूंगा, ये सोच रहा हूँ मैं तो। है। सर ऐसा कुछ नहीं। चलो चलो, करिए शुरू। ओके ओके सर। सर 2 लाइन ही सुना पाऊंगी ना लेकिन। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ पे बच्चे देखो कितने बेकार है, मैं सिंपल बोलता हूँ, सिर्फ ये गाना गाना लिखना आता है, कोई गाना नहीं गाता। देखो आप में कितने गट्स है, आप गाना गा तो रहे हो। थैंक यू सर। हाँ सर चलो, मैं दर्द दिल दर्द जिगर सॉन्ग गाना चाहूंगी। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। दर्द दिल दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, था आशिक बनाया। अभी आ रही है आवाज सबको? हाँ सर, आगे 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 आगे, आवाज आगे, आवाज आगे, आवाज आगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पर कम है आवाज। सर आगे। अरे यार, गाना जो है, इतना अच्छा गाना गा रही थी बेचारी तनीषा, वो जो है बीच में ही रह गया। तो तनीषा, हम आपसे किसी और दिन गाना सुनेंगे अब। ये बच्चे बड़े डिमांडिंग है, और अब तो मैं भी डिमांडिंग हो गया हूँ, तो हम आपसे गाना सुनेंगे बाद में। चलो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वंश बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और ये मेरी गलती नहीं, अनअकैडमी का सर्वर डाउन हुआ है। अब मेरे को बताओ, जब तुम्हारे एंड पे लैग आता है तो गलती तुम किसकी बोलते हो, अपनी बोलते हो कि किसकी बोलते हो? हाँ, और वंश बेटा जरा तुम मेरे को मिलना, जरा तुम सच में जरा मेरे से मिलना, करना तुम्हारे से जरा बात करता हूँ पर्सनली, 1 to 1 बात करेंगे हम जरा, ठीक है? हाँ, चलिए जी। अच्छा भाई, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अच्छा जी, कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसके जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस है बेटा वो कंप्लीट कर लेंगे अपने एंड पे, ध्यान से मेरी बात सुन लेंगे। और साथ के साथ कल से हम अपने पास नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, विच इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कोई भी बच्चा जिसका अभी तक में कोई भी चैप्टर नहीं हुआ है, मान लीजिए जो भी हमने किए, वो बच्चा भी कल से शुरुआत कर सकता है क्लास की। सो घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज कल से जो टॉपिक शुरू होना है वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेक श्योर कि आप बच्चे अब रेगुलर रहेंगे। प्लीज मेक श्योर आप बच्चे रेगुलर रहेंगे अपने पास, जो है आप क्लासेस में सब नहीं करेंगे। नाउ जस्ट बिकम सीरियस, अपने पास पढ़ाई पे प्लीज ध्यान देना शुरू कर दीजिए, और बाकी बातें जो है वो चलती रहेगी, हंसी मजाक चलेगा, बट पढ़ाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मेक इट श्योर पढ़ाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना? तो मोहित बेटा आप भी डाल देना, मैं भी अपनी तरफ से डाल दूंगा, ठीक है? चलो जी, टेक केयर एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम, कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड बाय बाय।